हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं और आज के क्रम में हम चौथे प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और प्लेलिस्ट में बाकी के 3 प्रश्न आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न होगा और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं 2019 की जो सिविल सेवा की परीक्षा हुई है यूपीएससी में, उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ, साथ ही आईटी रुड़की का एलुमनाई भी। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की रणनीति पर चर्चा करें। ठीक है, यानी बोल रहा है उत्तर प्रदेश में बाढ़ क्या है, एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, ये बात समझनी है, और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की रणनीति क्या है। तो अगर आप हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपदा प्रबंधन के प्रश्नों में कि कैसे आपदा प्रबंधन के प्रश्नों का आंसर लिखते हैं। हमेशा कोई भी आपदा आ जाए तो अपने को क्या लिखना है, आपदा के पूर्व क्या गतिविधियां होती हैं, आपदा के दौरान क्या गतिविधियां होती हैं और आपदा के पश्चात क्या गतिविधियां होती हैं, और यही गतिविधियां क्या बनाती हैं, आपदा प्रबंधन चक्र बनाता है। और जो रणनीति होती है राज्य सरकार की रणनीति, आप देखेंगे तो ये राज्य सरकार की रणनीति क्या होती है, इसी आपदा प्रबंधन चक्र पर आधारित होती है कि आपदा पूर्व क्या क्या करेंगे, आपदा पश्चात क्या करेंगे, आपदा के दौरान क्या करेंगे। और यही चक्रीय जो प्रोसेस है यही सीधी बात है उत्तर प्रदेश सरकार भी बनाई हुई। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा जो डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है यूपी पीसीएस स्पेशल, ठीक है, जो मंथली हमने प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मैं कॉपी चेक करता हूँ, इसमें आज एक प्रश्न पूछा गया था और बहुत खुशी की बात है कि लगभग सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा। आज तीसरा दिन था और आज बहुत अच्छा उत्तर लिखा गया है लगभग सभी लोगों द्वारा, और संरचनात्मक दिक्कतें बहुत कम लोगों में दिखी हैं आज, और धीरे धीरे लोगों की संरचनात्मक दिक्कतें अब सुधर रही हैं। तो हम धीरे धीरे जो लोग ये प्रोग्राम ज्वाइन किए उनको भी मैं एक बताना चाहता हूँ एक बात, उनके लिए भी सूचना है कि धीरे धीरे अब हम उत्तर लेखन के इनरिचमेंट पे बढ़ेंगे। यानी अब अभी तक आप लोग एक बार स्ट्रक्चरिंग सही करना सीख जाएंगे, यानी 10-15 दिन में अगर आप लोग ने स्ट्रक्चरिंग सीख ली और स्ट्रक्चरिंग वाले प्रोसेस में आपकी एरर नहीं होगी, तो अब हम इनरिचमेंट की ओर बढ़ेंगे। यानी केस स्टडी कैसे यूज करना है आंसर राइटिंग में, कैसे ग्राफ्स यूज करना है, कहाँ पे मैप्स यूज करना है, उसको मैं फिर बताना शुरू करूंगा। इवन जो मैं कॉपी चेक करता हूं, जिन लोगों ने स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट की है उन लोगों को मैं आइडियाज देता हूं, और आप देखेंगे कुछ कॉपीज में तो मैं उन लोगों को आइडियाज देता हूं कि यहाँ पर आप इस तरीके की केस स्टडी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये ग्राफ और ये मैप यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग जो कॉपी चेक की है उसमें भी लोगों को सजेशन दिया है, जिन लोग ने स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट रखी है, आंसर बहुत कंप्लीट लिखा, उन लोगों को मैंने बताया है। इस प्रश्न को समझते हैं, इस प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग क्या होगी। मुख्य समस्या यही देखने को मिल रही है कि कई लोग की जो शब्द सीमा है वो भटकी हुई है। जैसे जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है हिंदी माध्यम में वो यहाँ पर है कि संरचनात्मक दिक्कत है प्रश्न की, ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन कितना लिखना है। कई लोग इंट्रोडक्शन ही 100 शब्द का, मतलब कई कॉपी मैंने देखा 70 शब्द 80 शब्द केवल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वही लिखते जा रहे हैं। ठीक है, कई लोग बाढ़ के कारण और बाढ़ के प्रभाव यही बताने में 120 शब्द खत्म कर दिए। राज्य की रणनीति बहुत छोटे में लिख दिए कई लोग, 50 शब्दों में ही राज्य की रणनीति समाप्त कर दी। ठीक है, निष्कर्ष कई लोग 70-80 शब्द में निष्कर्ष पहुंचने लगे। इस बात को समझिए, आपके पास 200 शब्द हैं, उन 200 शब्दों का आप अलॉटमेंट कैसे करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अलॉटमेंट आप कैसे करेंगे, आप 15-20 शब्द का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बाढ़ के कारण बहुत छोटे में बताएंगे 50 से 75 शब्द, इसी में आप बाढ़ के कारणों को बता देंगे। इवन मैप बना के मैप के चारों ओर आप बाढ़ के कारणों को दिखा सकते हैं। राज्य की रणनीति ये प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और इसको आप अच्छा खासा विस्तार देंगे। जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के पश्चात गतिविधियां, इसमें आप क्या करेंगे, इसको अच्छा खासा विस्तार देंगे। तो इस बात को समझना होगा कि स्ट्रक्चरिंग कंप्लीट करनी है। तो जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये सजेशन दूंगा, आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जब आप प्रश्न शुरुआत लिखते हैं, जब आप प्रश्न शुरुआत करते हैं तो आप लोग को ये डायग्राम बना लेना चाहिए। ऐसे अवश्य उन लोग को बना लेना चाहिए जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, और जो लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं उन लोग को तो ये ध्यान रखना चाहिए। एक बार ऐसे बना लीजिए, इंट्रोडक्शन मुझे कितना लिखना है ये नोट कर लीजिए। मुख्य भाग में क्या पूछा गया, इसमें 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट अधिक से अधिक लगेगा, आपके पास 2 मिनट का काम है। ठीक है, जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन की ओर बढ़ेंगे तो इसमें समय कम लग के 1 मिनट लगना चाहिए, और 1 मिनट सबको लगता है, मुझे भी लगता है इवन क्वेश्चन पढ़ के 1 मिनट। और उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में ये चीजें बिना लिखे आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो यही टिप्स है आंसर राइटिंग की कि ये जो चीजें स्ट्रक्चरिंग, ये हमेशा हम कॉपी में नहीं लिखते हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, मेंटल मैप बन जाना चाहिए। अच्छा, इसमें ये पूछा गया है, इसमें इस चीज को मैं इतना ही वेटेज दूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे यही लिख देना है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन लिखेंगे, ठीक है, आपकी रोज कॉपियां चेक होंगी, आपको सजेशन मिलता रहेगा, तो इंप्रूवमेंट अपने आप हो जाएगा समय के साथ। तो इस बात को समझना है कि हमें क्या करना है, ये माइंड मैप, मेंटल मैप बनाना है। इवन कई लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैंने कुछ लोगों का देखा कॉपी में,
तो उन लोगों ने क्या किया था, कॉपी में ऐसी स्ट्रक्चरिंग, एक लोग ने, सब लोग ने नहीं किया था, एक व्यक्ति ने कॉपी में ऐसी स्ट्रक्चरिंग की थी, कोशिश किया था। हालांकि पूरी तरह से स्ट्रक्चरिंग सही नहीं था, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि आप क्या करें, ऐसे करें, थोड़ा सा और सीखें, कुछ और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम उत्तर क्या लिखेंगे। तो स्ट्रक्चरिंग आप समझ गए कि मुझे क्या क्या लिखना है। अब देखते हैं हम कैसे उसको लिखेंगे कैसे। तो मैंने इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत शॉर्ट में बता दिया कि बाढ़ से तात्पर्य क्या है, नदी जल का अतिवाह होना तथा समीपवर्ती क्षेत्र की जलमग्नता है। तो मैंने सीधे इंट्रोडक्शन में यही बता दिया एकदम डायरेक्ट कि नदी समीपवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जा रहा है, उसी को कहते हैं बाढ़। ठीक है, सीधे मैंने क्या किया, सीधे देखिए 15 शब्द मैंने नहीं यूज किए, सीधे पहुंच गया उत्तर प्रदेश में गंभीर प्राकृतिक आपदा है। यही बताना है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, तो हमें यही बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये मैंने डाल दिया हेडिंग, फ्लो डायग्राम। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गंडक, कोसी, गंगा, यमुना जैसी हिमालयी नदियां हैं, बाढ़ लाती हैं। मैदानी भाग होने के कारण अवसाद निक्षेपण अधिक होता है। अवसाद निक्षेपण अधिक होता है तो क्या होता है, नदियां अपने रास्ते से भटकती रहती हैं। देखिए यहाँ पे नदी बह रही है और रास्ते से घूम जाती है, तो ये काम होता है। अप्रत्याशित मानसून है भारत में, 80% जो वर्षा होती है वो क्या होता है, केवल 4 महीने में हो जाता है। तो भारत मानसूनी वर्षा का क्षेत्र है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है बाढ़ आने का। लगभग 73 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित है उत्तर प्रदेश में। इन कारणों से उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, मैंने बात बता दी। ठीक, अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, उत्तर प्रदेश का रफ मैप बनाया, रफ स्केच बनाया। ठीक है, बहुत अच्छा मैप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रमुख नदियां हैं उनका बाढ़ क्षेत्र दिखा दिया और यहाँ पे लिख दिया बाढ़ सुभेद्य क्षेत्र। जिसे कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, मैप का नेमिंग सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग लिख दे रहे हैं नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, नदी प्रवाह तंत्र हेडिंग नहीं होगी यहाँ पे आप बताइए बाढ़ सुभेद्य क्षेत्र। प्रश्न बाढ़ से रिलेटेड तो आप बाढ़ सुभेद्य क्षेत्र बनाएंगे। जब प्रश्न आएगा, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जल परिवहन पे प्रश्न आएगा, तो जल परिवहन की आप क्षमताएं बताएंगे। ये नदियों में आप लिखेंगे, ये नदियां बना के आप लिखेंगे जल परिवहन के रास्ते, ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो आप मैप से आप कुछ ना कुछ चीजें दिखाते हैं, मैप केवल बनाने के लिए नहीं, तो आप कुछ चीजें इससे दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो इस बात को समझिएगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, हालांकि प्राकृतिक आपदा होने के बावजूद मानव जनित कारक भी होंगे। ठीक है, तो बाढ़ के कुछ कारण होते हैं, वही मैंने कहा 50 से 75 शब्दों में कारण बता दूंगा। तो क्या करूंगा, बांधों के रख रखाव का अभाव। तो देखिए प्राकृतिक कारण हमने यहाँ कुछ लिखे थे ऊपर, फिर यहाँ मानव जनित कारण, बांधों के रख रखाव का अभाव, तटीय क्षेत्र का अवैज्ञानिक खनन, सीवेज प्रणाली का अभाव इसे गंभीर आपदा बना देता है। तो मैंने ये बात बता दी कि गंभीर आपदा है उत्तर प्रदेश में। सीधे आ जाऊंगा कि रणनीति क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति। तो राज्य सरकार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर 3 चरणीय रणनीति पर कार्य करती है। कौन कौन सी 3 चरणीय रणनीति होती है, तो मैंने यहाँ पे देखिए बगल में फ्लो डायग्राम से उसको दिखा दिया। बाढ़ प्रबंधन के घटक, बाढ़ पूर्व गतिविधियां, बाढ़ के दौरान गतिविधियां, बाढ़ पश्चात गतिविधियां। ठीक है, ये दिखा दिया। बाढ़ पूर्व क्या करती है, तो बाढ़ पूर्व 2 तरीके के कार्य करती है उत्तर प्रदेश सरकार। एक संरचनात्मक कार्य, और जब मैंने आपदा प्रबंधन इस पर डिस्कस किया है टॉपिक, उस दिन मैंने ये चीजें आपको डिटेल में समझाई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप जाएं बाढ़ प्रबंधन पे 4-5 दिन पहले जीएस पेपर 3 का जब मैंने जीएस थ्रू आंसर राइटिंग में डिस्कस किया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वहाँ पे पूरा बता दिया। तो अगर आप वो चीज़ देखें हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए चुटकियों का खेल है, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो संरचनात्मक कार्य क्या करती है गवर्नमेंट, यानी कुछ संरचनाओं का निर्माण करती है। तो कौन सी संरचना है, तटबंधों का निर्माण तथा उन्हें पक्का करती है। बांधों में से गाद निकालती है, बांधों में से गाद निकालने से क्या होता है, उसकी जल वहन क्षमता बढ़ जाती है। जलाशयों की सफाई करती है तथा उनका पुनर्निर्माण करती है, जैसे माता टीला, शारदा इत्यादि कुछ एग्जाम्पल बता दिया। वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रयास गवर्नमेंट करती है, तो बाढ़पुर गवर्नमेंट ये काम करती है। गैर संरचनात्मक कार्य जो पहले है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, आंकड़ों का एकत्रीकरण करती है, उसका विश्लेषण करती है और पूर्व सूचना प्रणाली तंत्र स्थापित की है, यानी पहले से सूचना दे दी जाए कि बाढ़ आने वाली है, ऐसी गवर्नमेंट प्रयास करती है। इसके अलावा क्या करती है, बाढ़ क्षेत्र का मानचित्रीकरण, जन प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि बाढ़ पूर्व कराती है, यानी मानचित्रीकरण करती है, बताती है कि भाई देखो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो पहला फ्लड जोन मैपिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो फ्लड जोन है, जैसे मैं एक बात करूं अगर बताऊं, ये नदी है, नदी के किनारे कुछ क्षेत्र होता है जो सबसे सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होता है, जहाँ पे नदी सर्वाधिक आशय होता है कि यहाँ पे नदी कटाई कर देगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मानवीय जो आवास हैं, यहाँ पे आवास निर्मित, यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं होने देते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली आप देखेंगे कई बार चावल की खेती की जाती है, चावल खेती की जाती है। तो क्या करते हैं हम, फ्लड जोन मैपिंग एवं उपयोग विनियमन, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि भू उपयोग विनियमन के प्रयास गवर्नमेंट करती है। ठीक है, भू उपयोग विनियमन लिख सकते हैं।
जन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है कि बाढ़ आ जाए तो कैसे उसकी प्रतिक्रिया करनी है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, तो ये बात गवर्नमेंट करती है। बाढ़ के दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, और इसको मैंने देखिए बक्से में दिखाया है, एक बक्सा बंद करके, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में आपदा राहत एवं बचाव ये काम करता है बाढ़ के दौरान, एवं एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के सहयोग से राहत शिविरों का निर्माण एवं खाद्यान्न तथा दवा वितरण। तो क्या काम करने होंगे बाढ़ वितरण के दौरान, बाढ़ आने के दौरान? आप खुद समझ सकते हैं भाई, कहीं बाढ़ आ गई, आप जिले के डीएम है तो आप क्या करेंगे? सीधी बात है, आप एनडीआरएफ को फ़ोन लगाएंगे, एसडीआरएफ को फ़ोन लगाएंगे, जो लोग फंसे हैं पहले उनको बचाओ, सुबेद वर्गों को खास करके पकड़ो जल्दी से, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उन लोग को जल्दी से बचाओ, युवा तो खुद बच सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए कि मच्छर जनित बीमारियाँ न हो जाए तो आप दवा वितरण करेंगे। कई लोग को पैर में सड़ना शुरू हो जाता है, ये सब दवा आप वितरण करेंगे। खाद्यान्न वितरण करेंगे, जो लोग विस्थापित हो गए उन लोगों को खाद्यान्न वितरण करेंगे। तो ये सब बाढ़ के दौरान काम होते हैं। बाढ़ पश्चात क्या कार्य होता है भाई, वापस जो लोग हट गए हैं, जो विस्थापित हो गए हैं, जिन लोग को प्रॉब्लम हुई है, जिन लोग का नुकसान हुआ है, तो उन लोग को वही काम करेंगे, उन लोग का समाधान करेंगे। तो वही गवर्नमेंट भी करती है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही रणनीति है। पुनर्बहाली उपायों के तहत क्षति एवं मुआवजा, मरम्मत प्रक्रियाएं तथा विस्थापित लोगों का पुनर्वास, ये काम किया जाएगा। आगे की राह मैंने बता दी, क्या ये तो गवर्नमेंट करती है, अब मैंने कुछ अपने मन से ही बता दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं आप लोग, तो अपने मन से भी कुछ सजेशन दे सकते हैं कि प्रशिक्षित कार्मिकों एवं आपदा प्रत्याशा फंड की स्थापना की जाए, ताकि बाढ़ आए तो क्या हो, फंड की कमी ना हो जाए, ये काम किया जाए। भू क्षेत्र विनियमन लागू किया जाए, जो मैंने अभी बात बताई थी वही लागू किया जाए, तथा जन जागरूकता निर्माण किया जाए। इसके अलावा ऐसी आपदा से निपटने हेतु स्थानीय स्वशासन का क्षमता निर्माण उत्तर प्रदेश को बाढ़ प्रत्यास्थ बना सकता है। तो मैंने कहा कि भाई स्थानीय शासन है, उसको क्या करिए, उसका क्षमता निर्माण करिए, इससे क्या होगा, उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रत्यास्थ बन सकता है। ठीक है। और आज जो मैंने आंसर राइटिंग देखा, जो चेक किया, उसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, सेंडाई फ्रेमवर्क को यूज़ किया था, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब मैं मानता हूँ कि ये मुझसे भूल हुई है, और आप सेंडाई फ्रेमवर्क निष्कर्ष में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है, आप कह सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर असल में जो रणनीति है, ठीक है, जो रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है बाढ़ से निपटने के लिए, वो क्या है, बेसिकली वो सेंडाई फ्रेमवर्क पर ही आधारित है। ठीक है, तो आप यही बात चाहें तो इंट्रोडक्शन में या निष्कर्ष में आप सेंडाई फ्रेमवर्क, मैंने ऑलरेडी जब मैंने डिस्कशन किया था आपदा प्रबंधन, जब मैं बता रहा था कि आपदा प्रबंधन के सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। एक, सेंडाई फ्रेमवर्क हमेशा आपको आपदा प्रबंधन के दौरान बोलना है, और आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा पश्चात, ये जो गतिविधियों का साइकिल है, ये दो चीज़ आपके हर आपदा के क्वेश्चन में दिखनी चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं वो लोग खास करके इस चीज़ को ध्यान से समझें, सुने, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि हिंदी माध्यम के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई जगह वीडियोस देखी, वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आता है कि सर आप हिंदी मीडियम में शुरू करिए आंसर राइटिंग। कई जगह हिंदी मीडियम की डिमांड हो रही है, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग हो रही है, तो लोग देखते नहीं हैं। तो आप इसको थोड़ा सा आप भी प्रचार करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।